तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे फोर्स, है ना। हम फोर्स तक पहुंच गए थे। इनर्शिया की बात करते करते हम लोगों ने फिर मोमेंटम की बात करी, और फिर हम लोगों ने कहा भाई फोर्स तो चाहिए अगर हमें मोमेंटम में चेंज लाना है। मोमेंटम में जो चेंज आएगा ना वो ठीक वैसे ही आता है जैसे हमारी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। कि भाई वेलोसिटी चेंज कब कब हो सकती है, स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। तो मोमेंटम में चेंज कैसे आ सकता है, स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, दोनों चेंज हो, और एक और चीज या मास चेंज हो। तो मोमेंटम में 4 तरीके से चेंज आ सकता है। कैसे कैसे, क्या तो स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, या मास चेंज हो। इसका मतलब फोर्स मोमेंटम में चेंज लाएगा, और मोमेंटम में चेंज आएगा इसका मतलब फोर्स लग रहा है। इतना तो हम कर चुके ना कि फोर्स तब प्रोड्यूस होता है जब मोमेंटम में चेंज आएगा, और जब मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा इसका मतलब फोर्स भी नहीं होगा। इसका उल्टा कह देते हैं, अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगा, अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। इसके 4 मतलब हैं। क्या क्या मतलब है, एक तो स्पीड चेंज नहीं होगी, एक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है, और मास भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो मास को भी हम इंक्लूड रखेंगे क्योंकि मास को आपको भूलना नहीं है। मास चुपके से आ जाएगा, मास में चुपके से चेंज हो जाएगा और सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। समझ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो फोर्सेस कैसे कैसे हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। जस्ट समझने का है ये टॉपिक भी नहीं है, बल्कि हम जब पढ़ेंगे ना तो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन एक बार हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। तो पहला है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसा फोर्स जो चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट फोर्स है। जैसे मान लो एक स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, और आप उस ब्लॉक को धक्का मार के लेके जा रहे हो। आप उस ब्लॉक को धक्का मार के आगे लेके जा रहे हो, और आप जो फोर्स लगा रहे हो ना वो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या कांस्टेंट फोर्स का, आप किसी चीज को ऐसे लिफ्ट कर रहे हो, लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट कर रहे हो, है ना। जैसे कोई बॉडी है 5 किलो की, आपको कहा गया है आपको इसकी स्पीड को ना तो इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, ना ही डायरेक्शन चेंज करनी है, आप धीरे धीरे उठाओ, तो तब भी फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट फोर्स, आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे होगे। क्लियर। तो ऐसा फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता है। इसका ठीक उल्टा वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स ऐसा फोर्स जो डिस्टेंस और टाइम के साथ चेंज हो। फोर्स जो डिस्टेंस और टाइम के साथ चेंज हो सकता है, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज के बाद दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो धीरे धीरे फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब हम दूर हैं तो कम फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आओगे फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, उसे हम स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स ये वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स में क्या है कि आपका एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, आप इसको प्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग के केस में जब आप इसको प्रेस करोगे ना, तो जैसे जैसे प्रेस करते जाओगे आपका फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, बताओ। बढ़ता जाएगा ना, है ना। अब देखो जिम में हम जिम जाते हैं तो आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो, ऐसे खींचते हो, तो कोई जो ज़्यादा ताकतवर है ज़्यादा खींच पाएगा, जो वीक सा है वो थोड़ा खींच पाएगा, है ना। एक वो जो ना हैंड का मतलब एक हाथ की मसल को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे होता है एक मशीन, है ना, छोटी ऐसे दबाते हैं उसको, ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है ना उसके अंदर। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा दबा पाएगा, जो कम पावरफुल है कम दबा पाएगा।
इसका मतलब ज्यादा फोर्स चाहिए ज्यादा दबाने के लिए, ऐसे फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, और ये भी वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। इसकी खास बात क्या है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है कितना दबाया, x। ठीक है, आपने अगर इसको दबा करके यहां तक ले आए, इसको प्रेस करके आप पहले पोजीशन ये थी और बाद में आप यहां तक ले आए, आपने x डिस्टेंस तक प्रेस कर दिया, तो फोर्स डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ऐसा फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। समझ गए? है ना? अगला है नॉर्मल सी बातें। नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन भी एक फोर्स है ना? जैसे आपने किसी चीज को हैंग किया है, ये रूफ है, दिस इज रूफ, दिस इज सम मास एंड दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड टेंशन। समझ गए? स्ट्रिंग्स के अंदर जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं टेंशन। और टेंशन वाले फोर्स की खास बात क्या होती है? टेंशन वाले फोर्स की खास बात ये होती है कि जैसे ये हुक है, दिस इज अ हुक, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हुक के ऊपर डायरेक्शन टेंशन की किस तरफ है? हुक के ऊपर टेंशन की डायरेक्शन किस तरफ है? और मास के ऊपर टेंशन की डायरेक्शन किस तरफ है? बताओ। What is the direction of tension on the hook and what is the direction of tension on the block? बताओ भाई, ये तुम्हें बताना है। सुन रहे हो? हुक के ऊपर टेंशन की क्या डायरेक्शन है? डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे बिल्कुल सही बता रहे हो। टेंशन की डायरेक्शन, और ब्लॉक के ऊपर किस तरफ है? ब्लॉक के ऊपर टेंशन की डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड्स, है ना? अब इसको समझो ध्यान से कि टेंशन हमेशा जहां से रस्सी बंधी होती है ना, उससे दूर लगता है। रस्सी यहां पर भी बंधी हुई है, यहां लग रहा है, यहां पर भी बंधी हुई है, ऊपर लग रहा है। सो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट या अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज टाइड। जहां पर रस्सी बांधी गई है उससे दूर लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, हुक के ऊपर टेंशन ऐसे नहीं होगी। दिस इज रॉन्ग टेंशन। टेंशन रस्सी कभी भी पुश नहीं कर सकती, है ना? एक रस्सी जो है ना, उसको रस्सी से तुम ऐसे पुश नहीं कर सकते, बिकॉज रस्सी इज नॉट अ रॉड। एक रोप जो है रॉड थोड़ी ना है कि ऐसे पुश कर सकते हो, है ना? वो तो खींचने के लिए है, खींचने के लिए। रस्सी ऑलवेज पुल्स, स्ट्रिंग्स आर पुल्ड, है ना? स्ट्रिंग के लिए पुल वर्ड यूज करते हैं। स्ट्रिंग से हम पुश नहीं कर सकते। पुल मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट, है कि नहीं? सो ये वो टेंशन। कभी कभी हम लोग फोर्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, रिएक्शन। फोर्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसकी हम बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये बड़ा काम का है, बहुत सारी सिचुएशन में बार बार आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, ठीक है, ये उसकी टांगे हैं, और यहां पर रखी एक बुक, दैट इज अ बुक। यहां पर एक बुक रखी है ऐसे, दिस बुक, है ना? सो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे बुक और टेबल या बुक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? बता सकते हो? टेबल या बुक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बुक? बताओ, बुक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और डायरेक्शन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहेंगे वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वेट। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड्स। हाँ, और रिएक्शन, ये रिएक्शन जो वर्ड है ना, ये होगा ऊपर की तरफ। क्या ये सचमुच में लग रहा है या जस्ट थ्योरेटिकल है? इसको कैसे प्रूव करोगे?
ये जो है दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये कौन लगा रहा है? दिस इज अ फोर्स विच टेबल, ठीक है, फिर से बोलता हूं, वेट है ना, बुक का क्या है, बुक क्या कर रही है, बुक का तो वजन है, दैट इज डाउनवर्ड्स, और टेबल क्या कर रहा है, टेबल सपोर्ट कर रहा है ना, टेबल इज अप्लाइंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। बात समझ आई? एक्शन सेम होगा। हाँ, सेम होगा तो बुक रुकी रहेगी ना, अगर सेम होगा तो बुक रुकी रहेगी, अगर रिएक्शन बढ़ा है तो बुक ऊपर चली जाएगी, और वेट बढ़ा है तो बुक नीचे आ जाएगी, है कि नहीं? मान लो तुम्हारे हाथों पे मैंने बुक्स रखनी शुरू कर दी, एक के बाद एक बुक रखी, दूसरी बुक रखी, तीसरी बुक रखी, तुम क्या करोगे? तुम ऊपर फोर्स लगाओगे ना, मैं बुक्स रखता जाऊंगा, वजन बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे ऐसे, है कि नहीं? तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रोवाइडिंग रिएक्शन। बोलो बेटा। सर हमेशा स्ट्रेट ही जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है? सर ये हमेशा स्ट्रेट ही जाएगा ऊपर। अच्छा हाँ, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। मतलब अभी से मत सोचो कि डायरेक्शन क्या होगी, अभी से मत सोचो, करते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी। यहां पर रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा दूसरी सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लो एक और सिचुएशन लेते हैं, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसको हम बहुत पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत बातें करेंगे। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, वेज, दिस इज अ वेज। रैंप भी कह सकते हो, रैंप, जैसे कोई रैंप है, यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पे फोर्स लगेगा, दिस इज वेट, वेट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट हमेशा अर्थ की तरफ होगा, ठीक है। और बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे? दिस एंगल इज, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब वेट का, अब ध्यान से सुनो, वेट का एक कंपोनेंट इसको स्लाइड करने की कोशिश करेगा, दिस कंपोनेंट विल ट्राई टू स्लाइड द ब्लॉक ऑन द प्लेन, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसको राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल बनाओ, दिस 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज वेट W को कहेंगे हम लोग mg कहेंगे जनरली, mg, वेट को कहते हैं हम लोग mg। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? दिस विल बी mg cos 90 माइनस थीटा या mg sin थीटा, समझ गए? mg का एक कंपोनेंट ब्लॉक को स्लाइड करने की कोशिश करेगा, वो है mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट वेज को पुश करेगा। हाँ बताता बेटा, फिर से बताऊंगा, ये वाला कंपोनेंट पुश करेगा, तो इसे ढंग से बनाता हूं तो क्लियर होगा। अगर मैं एक वेज बनाऊं, दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर ब्लॉक रखा है, दिस इज वेट, और एक फोर्स, दिस फोर्स पुश द ब्लॉक डाउन द प्लेन, ये प्लेन के नीचे सरकाएगा, है ना। ये वाला फोर्स हमारे ब्लॉक को पुश करेगा डाउनवर्ड्स, और ये वाला फोर्स लगाएगा वेज के ऊपर, प्लेन के ऊपर। दिस विल पुट सम फोर्स ऑन द प्लेन, ठीक है कि नहीं? ये बात क्लियर हुई? बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? मैंने अब वैल्यूज नहीं बताई इनकी, वैल्यूज क्या है मैं सीधे मिस कर रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं डायरेक्ट। दिस इज द वेट, वेट हमेशा नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ,
इस वेट का एक पार्ट हमारे ब्लॉक को नीचे पुश करेगा, फिसलाएगा, और एक फोर्स वजन डालेगा, हमारे वेज के ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों मिलके, दोनों किससे बने हैं? दोनों वेट से मिलके बने हैं। दोनों फोर्स वेट से मिलके बने, वेट से अलग नहीं है ये, याद रखो। दीज आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वेट, दीज आर पार्ट ऑफ वेट। वेट का एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, समझ गए है कि नहीं? बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सभी को क्लियर है ये वाली चीज? ये दोनों वेट के ही पार्ट हैं। दीज आर बोथ पार्ट ऑफ वेट। भूलो मत इस चीज को, हमें बार बार करना है। मुकुल समझ में आए भाई? मुकुल एंड देवांश, इज इट क्लियर? दीज आर पार्ट ऑफ वेट। वेट से ही तोड़ करके बनाए हैं, वेट से तोड़ के बनाए हैं। देखो वेट नीचे लग रहा है, वेट का एक हिस्सा स्लाइड करेगा, एक हिस्सा वेज को पुश करेगा। वेट से ही मिलके दोनों बने, एक स्लाइड करेगा, एक वेज को पुश करेगा। ठीक है, वेज को पुश करेगा ना, वेज को पुश करेगा, समझ गए? तो हमारा ब्लॉक अंदर जा सकता है, हमारा ब्लॉक वेज के अंदर चला जाएगा अगर ये फोर्स नहीं मिलेगा। सो दिस इज रिएक्शन, ये रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द वेज। सिंपल सी बात, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात कि ये रिएक्शन है, ये कौन दे रहा है? दिस इज द रिएक्शन विच वेज इज प्रोवाइडिंग। ये रिएक्शन वेज दे रहा है। चलो एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो थोड़ा सा इजी होगा और हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है, और वो है वॉकिंग एक्शन। जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम चलना शुरू करेंगे, ठीक है, दिस आर फीट, एंकल, हम ऐसे पुश करते हैं, दिस इज द पुश, वी पुश, है ना, हम लोग पुश करते हैं। अब इस पुश के दो पार्ट, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन फोर्स क्या है? दिस इज द रिएक्शन फोर्स, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन फोर्स। इस रिएक्शन के दो पार्ट, ये हमें चलने में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन मूविंग फॉरवर्ड। और ये क्या करेगा? इस रिएक्शन का ये वाला पार्ट हेल्प्स इन लिफ्टिंग आवर वेट। ये हमारे वेट को बैलेंस करेगा। क्लियर है ना? सो ये है एक्शन, दिस इज एक्शन, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। रिएक्शन का एक पार्ट हमें चलने में हेल्प कर रहा है, एक पार्ट हमारे पैर को लिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन फोर्स है। क्लियर है? रिएक्शन फोर्स। बस में आई? क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये तो इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा सिचुएशन थी, हमने पहले भी की हुई है। एक और करते हैं, एक और करते हैं। हम लोग रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। मान लो दिस इज अ कोन, दिस इज सम कोन, ये कोन है, दिस इज अ कोन। इस कोन के अंदर हम लोगों ने एक स्फीयर को डाल दिया है, दिस इज अ बॉल। ठीक है, अब बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कौन कौन से फोर्स हमारी बॉल के ऊपर लगेंगे? What are the forces acting on the ball? एक तो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी किस तरफ? दिस इज वेट। और बताओ, और बताओ फोर्स, हाँ ग्रेविटी। और बताओ और फोर्स क्या होंगे? क्या वॉल्स भी फोर्स लगाएंगी? वॉल्स भी फोर्स लगाएंगी। फ्रिक्शन भी हो सकता है। हम देखेंगे कि जो वॉल है ना, वॉल इस तरफ फोर्स लगाएंगी ऐसे। दीज आर
रिएक्शन फोर्सेस, ये रिएक्शन फोर्सेस हमारी वॉल लगा रही हैं ऐसे, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर रिएक्शन फोर्सेस, ये दीवार लगा रही हैं। इमेजिन करो तुम्हारा हाथ ऐसे है और तुम्हारे हाथ में बॉल है, भारी सी बॉल है, भारी सी, तुमने ऐसे पकड़ी हुई है, तो तुम्हारा एक हाथ ऐसे पुश कर रहा है, एक हाथ ऐसे पुश कर रहा है ना। तो ये दोनों पुश मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं, है कि नहीं। दोनों हाथ, एक हाथ इधर फोर्स लगा रहा है, एक हाथ इधर फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्स, ये जो दोनों फोर्स हो ना, ये दोनों फोर्स देखो डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स मिल करके वेट को बैलेंस करेंगे। दीज आर रिएक्शन फोर्सेस, ये दोनों मिलके वेट को बैलेंस करेंगे। बात समझ में आई, क्लियर है। हमने अलग अलग सिचुएशन देखी, रिएक्शन फोर्स की बात करी, इज इट क्लियर। अच्छा, अब हम बातें करेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस की। विल टॉक अबाउट कॉन्करेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। We'll talk about concurrent forces and equilibrium. Concurrent forces and equilibrium. And equilibrium. ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से होते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस जो कई सारे फोर्स एक साथ लगते हैं ना एक समय पर किसी बॉडी के ऊपर। ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंटेनियसली, एक साथ जो लगने वाले फोर्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया बॉल वाला, कि बॉल के ऊपर हमारी बॉल के ऊपर वॉल का एक वॉल का फोर्स ऐसे था, दूसरी वॉल का फोर्स ऐसे था, वेट नीचे था। सो वन फोर्स इज लाइक दिस, अनदर फोर्स इज लाइक दिस एंड अनदर फोर्स इज लाइक दिस। दीज आर कॉन्करेंट फोर्सेस, समझ गए? दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। और ये फोर्स इक्विलिब्रियम में है, हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है, अवर बॉडी इज एट रेस्ट। अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे होगी तो इन सभी कॉन्करेंट फोर्सेस का वेक्टर सम विल बी जीरो। मान लो R1 है, R2 है, वेट है, तो हम लोग लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस W वेक्टर इज जीरो। हम ऐसे लिख सकेंगे, क्लियर है? अच्छा, एक और खास बात, जब हमारे कॉन्करेंट फोर्सेस की वजह से हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग सभी फोर्सेस को, अगर तीन फोर्सेस हैं तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं ऐसे, R1 दिस R2 दिस इज R1 एंड दिस इज योर W। देखो एक क्लोज फिगर बन गया। दिस इज R1, सो दिस इज R2 ये वाला एज इट इज R2, दिस इज R1 and this is W downwards, तो this becomes a closed figure। देख रहे हो, एक closed triangle बन गई, इसलिए resultant is zero। बात समझ आई? concurrent forces का resultant zero होगा, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होगा और हमारी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। एग्जांपल लेते हैं इसका। सबसे पहला एग्जांपल तो बुक और टेबल का ही है। सबसे पहला एग्जांपल बुक और टेबल का ही देखो, ये हमारा टेबल है, दिस इज आवर टेबल, दीज आर इट्स लेग्स, दीज आर इट्स लेग्स, और ये हमारी कोई बुक है, दिस इज आवर बुक। तो कॉन्करेंट फोर्स कौन से हैं? वेट, रिएक्शन, तो हम कहेंगे W इज इक्वल टू रिएक्शन, या W माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे है। तो ये भी एग्जांपल है कॉन्करेंट फोर्सेस का एंड इक्विलिब्रियम होने का। सो बुक इज इन इक्विलिब्रियम, सो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट इज जीरो। और एग्जांपल लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग इसी के, कॉन्करेंट फोर्सेस के न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। अगला एग्जांपल है
मान लो एक झूला है, दिस इज अ झूला, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, दिस इज एक, ठीक है, किड, और ये उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन लोग पकड़ के रखा है ऐसे, अभी छोड़ा नहीं, ऐसे पकड़े रखा है, छोड़ने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बता सकते हो? व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन, व्हाट आर द कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द किड, बताओ भाई। व्हाट आर द कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉय या बेबी, जो कुछ भी है, सारे फोर्सेस ड्रॉ करके बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पेरेंट्स ने ऐसे पकड़ा हुआ है, रस्सी है, बच्चा बैठा हुआ है, एंड द बॉय इज एट रेस्ट, द बेबी इज एट रेस्ट। तो बताओ कौन कौन से फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इनके बारे में बताओ। अरे बोला, आई एम वेटिंग फॉर यू। नहीं क्लियर हुआ? कौन कौन से फोर्स लगेंगे? normal reaction, gravitation. हाँ, डायरेक्शंस के साथ बताओ। ग्रेविटेशनल, मान लो ये बेबी है, ग्रेविटेशनल यानी वेट, और बताओ और कौन सा फोर्स है? normal reaction ऊपर, और normal reaction वाला ऊपर, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है, और बताओ। string वाला भी लगे, स्ट्रिंग वाला टेंशन, और बताओ। और पेरेंट्स का पुश, पेरेंट्स ने पकड़ के रखा है ना, पेरेंट ने पकड़ के रखा है। तो बेसिकली जो बच्चे के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, वेट, टेंशन एंड पुल, ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये तीनों, दीज आर ऑल इन इक्विलिब्रियम, ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। और इनको अगर हम एक क्लोज फिगर बनाएं, विल गेट अ ट्राइंगल, क्लोज ट्राइंगल। सो द बेबी इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम का, क्योंकि न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी हम तुरंत इसके बाद। ऐसे ऐसे, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज अनदर स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग, दिस इज अ मास। तो अगर हम फोर्सेस को ड्रॉ करें तो हम लोग क्या देखेंगे? एक फोर्स ऐसे, मान लो टेंशन T1, टेंशन T2 एंड दिस इज W। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? T1 टेंशन, T2 टेंशन एंड दिस इज वेट। ये भी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। क्लियर? दीज आर, एंड द बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर? चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं फिर इसके। पहला क्वेश्चन है, सर इस क्वेश्चन को हम लामिस थ्योरम से नहीं कर सकते? हाँ, लामिस थ्योरम भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं साथ साथ, लामिस थ्योरम भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बीच में रह गई मेरी लामिस थ्योरम भी मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि अगर सभी फोर्सेस, खासकर तीन फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मान लो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स, this is F3 force, and the body is at rest. This angle is alpha, this angle is beta, this angle is gamma. तो लैमिस थ्योरम क्या कहती है? लैमिस थ्योरम क्या कहती है? लैमिस थ्योरम states that F1 by sin alpha, F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta. हम लोग उससे भी कर सकते हैं, और F3 is equal to sin gamma. ओके, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज लैमिस थ्योरम। इसको जब हम करेंगे, हम बिना लैमिस थ्योरम के भी कर सकते हैं, लेकिन लैमिस थ्योरम का भी यूज हो सकता है। दिस इज द लैमिस थ्योरम। ओके,
सर एक बार ये रिपीट करना। हाँ, ये 3 फोर्स हैं एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी रेस्ट पे है। दिस इज F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स। दिस एंगल इज अल्फा बिटवीन F2 एंड F3, दिस एंगल इज बीटा बिटवीन F1 एंड F3 एंड दिस एंगल इज गामा बिटवीन F1 एंड F2। तो हम क्या लिखेंगे, F1 फोर्स अपॉन साइन अल्फा, रेशो F1 फोर्स का और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू एंगल्स, these two forces is equal to F2 upon sin बीटा and F3 upon sin गामा। जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप बिना लेबनिज़ थ्योरम के भी कर सकते हो, रिजोल्यूशन के तरीके से हम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन है कि एक ऐसे रूफ है, दिस सम रूफ, और यहां से दिस इज अ वर्टिकल लाइन एंड यहां से पुल करने की वजह से दिस इज सम फोर्स, जिसकी वजह से हमारा मास ऐसे सिचुएशन में आके रुक गया है। दिस एंगल इज थीटा, ओके। सो दिस इज टेंशन। व्हाट इज टेंशन फॉर M to be in equilibrium? M को इक्विलिब्रियम में होने के लिए टेंशन कितनी होनी चाहिए? What should be the tension to be in equilibrium? This is the question. इक्विलिब्रियम में होने के लिए टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन। ये फोर्स लग रहा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज सम मास। बताओ, सॉल्व करके बताओ एक बार अपने आप। पहले इसको फिगर को बनाओ और फिर करो। What should be tension for the block to be in equilibrium? हाँ, एंगल थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन। यहाँ पर ये वाला एंगल तुम्हें दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन टू यू, ओनली दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज 90। ये कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बताओ व्हाट शुड बी द टेंशन ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। चलो करके देखते हैं। तो करने से तुम लेमिस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, ओके, और दूसरे तरीके से कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, इसको ऐसे बना सकते हैं, एक फोर्स ऐसे, दिस इज F एंड दिस इज व्हाट, दिस व्हाट, वेट, दिस इज वेट which is mg, this weight, this is equal to capital mg, this angle is, because this is theta, ये एंगल थीटा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज टेंशन, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, दिस विल बी कॉल्ड, ये कितना होगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है ना, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो इसे क्या कहेंगे, t cos 90 माइनस थीटा, एंड दिस विल बी कॉल्ड t sin 90 माइनस थीटा। सो दिस बिकम्स t sin थीटा, दिस बिकम्स t cos थीटा। और इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में होने के लिए अगर इक्विलिब्रियम में होगा, ये चीज क्लियर हुई, पहले बताओ, इज दिस क्लियर। हमने टेंशन को रिजॉल्व कर लिया पार्ट्स में, और ये वाला इसको बैलेंस करेगा, ये वाला इसको बैलेंस करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ गए ना, इक्विलिब्रियम में होने के लिए सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। हमने टी को रिजॉल्व क्यों किया, ताकि क्लियरली हमें नजर आ जाए कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है।
समझ गए? हमने इसलिए टेंशन को रिजॉल्व किया है ताकि हमें साफ साफ नजर आ जाए कि कौन किस किस को बैलेंस कर रहा है। तो हम देख रहे हैं t cos थीटा mg को बैलेंस करता है और t sin थीटा f को बैलेंस करता है। t sin थीटा बैलेंसेस f। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्योंकि देखो टेंशन को रिजॉल्व किया ना हम लोगों ने टेंशन को रिजॉल्व किया। ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये बन गया t cos 90 माइनस थीटा और ये वाला कंपोनेंट बन गया t sin 90 माइनस थीटा। t cos 90 माइनस थीटा बन गया t sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा बन गया cos थीटा। तो t cos थीटा बैलेंस करता है mg को, ठीक है, और t sin थीटा बैलेंस करता है f को। ये फायदा हुआ हम लोगों को रिजॉल्व करने का। फायदा देखा क्या है कि अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तभी तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो हम कह सकते हैं टेंशन शुड बी f बाई साइन थीटा। बस हो गया, ये तो पूछा था क्वेश्चन में। ये तो पूछा कि टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मैं क्वेश्चंस की अभी तुम्हें पिक्चर भेजूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, प्रैक्टिस करना और कल हम उनको डिस्कस भी कर लेंगे। क्लियर? ओके, तो टाइम मेरे ख्याल से हो ही गया है। सो सी यू टुमारो, बाय।